कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे साइंस में हमारे फिजिक्स में कहां पर यूज होता है। वो डेरिवेशंस को याद तो कर लेते हैं लेकिन उसका फीलिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार जेईई एडवांस के एग्जाम में को बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। कोई भी दो क्वांटिटीज हो और दो की दोनों चेंज हो रही हो तो वहां पर हम लोग सबसे पहले बेटा कैलकुलस की बात कर रहे होंगे। देखो कैलकुलस का सिंपल सा मतलब होता है, कैलकुलस में आप दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आप पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरी चीज आप पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। हाय एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। बेटा आप लोगों को विजेता लेक्चर में, विजेता बैच में पढ़ाने के दौरान मुझे ये फील हुआ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज समझना चाहते हैं कि सर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे साइंस में हमारे फिजिक्स में कहां पर यूज होता है। तो आज के इस 15 मिनट के सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ, या ये भी कह लें कि वेयर इज द यूज ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स और यू कैन से साइंस। ठीक है, देखो कैलकुलस का सिंपल सा मतलब होता है, कैलकुलस में आप दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आप पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरी चीज आप पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कैलकुलस में आप ओवरऑल दो चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं भी आपको यही दो चीजें अभी यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन सिर्फ उतना पोर्शन मैं आपको समझाऊंगा या कह लो कि रिवाइज कराऊंगा जो आपके साइंस में यानी कि फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा। राइट, तो ये वाला जो सेशन है ये अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि कैलकुलस कहां पर यूज होता है, किन डेरिवेशंस में हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ये बहुत ही कम बच्चे इस चीज का फील कर पाते हैं। वो डेरिवेशंस को याद तो कर लेते हैं लेकिन उसका फीलिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार जेईई एडवांस के एग्जाम में या जेईई मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस में या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन कि सर आखिर कैलकुलस हम लोग कहां पर यूज करेंगे। देखो बेटा, एक शॉर्ट भी आपने मेरा एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, जहां पर मैंने यही समझाने की कोशिश किया था कि भाई कैलकुलस को आप कब यूज करोगे। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि सबसे पहला यूज बेटा कैलकुलस का देखो कब होगा। कैलकुलस सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे होंगे जब हमारे पास दो क्वांटिटीज हो और दो की दोनों वेरिएबल हो। यानी कि कभी भी फिजिक्स में आपको ऐसा फील हो कि यार जो भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं वहां पर दो क्वांटिटीज हैं और दोनों की दोनों क्वांटिटीज हमारी वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। राइट, बोथ वेरिएबल क्वांटिटीज। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, फिजिक्स में एक चीज जो हमेशा चेंज हो रही है वो है टाइम। ठीक है, टाइम के साथ अगर किसी का पोजीशन चेंज हो जाए तो भाई वेलोसिटी बन जाता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यानी कि वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है उसी को लिख दिया गया ds बाई dt। क्यों? क्योंकि टाइम तो चेंज हो ही रहा था, उसके साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होने लगा, यानी उसका पोजीशन चेंज होने लगा। इसी टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज होने लग जाए तो एक्सेलरेशन बन जाता है, उसी को dv बाई dt कहा जाता है। राइट, इसी टाइम के साथ मोमेंटम चेंज होने लग जाए तो उसको फोर्स कह दिया जाता है, दैट इज dp बाई dt। तो कहने का मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज हो और दो की दोनों चेंज हो रही हो तो वहां पर हम लोग सबसे पहले बेटा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस की बात कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरा आप समझ लो इसका सबसे बड़ा यूज है जब कभी भी आपको किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ दे। यानी आपसे कहा जाए कि यार मैक्सिमम वैल्यू बता दो, ठीक है, या फोर्स का मिनिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम वैल्यू बता दो। तो कभी भी आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो भी आप लोग कैलकुलस के बारे में सोचोगे, यानी डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन के बारे में सोचोगे। इसके अलावा जो इसका तीसरा यूज होता है बेटा वो होता है जब भी हम लोगों से ग्राफ की बात करें और किसी भी ग्राफ के स्लोप या एरिया अंडर कर्व की बात किया जाए। यानी किसी भी ग्राफ के स्लोप का डिस्कशन करना होगा तो हम डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे, किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालने की बात करेगा तो भी हम लोग वहां पर कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन की बात वहां पर कर रहे होंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है फिजिक्स में कि जब भी आपसे कोई एक काम कहा जाए, कोई एक मान लो कोई चीज हमें फाइंड आउट करनी है लेकिन हम उसको एक बार में फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं, उसके बाद हम उस चीज की वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जब हमें स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ता है तो वहां पर भी बेटा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की बात किया जाता है। यानी कि जब भी कभी आप किसी भी डेरिवेशन में स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करोगे वहां पर भी आप इसकी बात करोगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर स्मॉल एलिमेंट
हमने कब कंसीडर किया, जरा याद दिला दो आप। तो जरा मैं आपको देखो याद दिलाता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर ये कोई भी एक रॉड है जिसका मास m के बराबर है, ठीक है, और इसका लेंथ l के बराबर है, और आपसे कहा जाए कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो इस वाली एक्सिस के अबाउट, यानी कि अगर ये रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, ये इसका एक्सिस है, ऐसे ऐसे रॉड घूम रहा था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बता दीजिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंपल फॉर्मूला होता है दैट इज I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर अगर कोई बोले कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, तो क्या सीधे सीधे हम बोल देंगे ml स्क्वायर? नहीं, है ना। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये जो I बराबर mr स्क्वायर होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कोई एक पॉइंट मास है जो कि एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट मास का जो इनर्शिया होता है एक्सिस के अबाउट वो mr स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहां पर यार पूरी की पूरी एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी बेटा हमें दे दी गई। अब जब कॉन्टिन्यूअस बॉडी दे दी गई तो सर क्या करेंगे? ऐसे में हमें मजबूरी हो गई, क्योंकि हमें एक पॉइंट के लिए पता है, एक छोटे से पार्टिकल के लिए हमें इनर्शिया निकालना आता है, हमें इतने बड़ी बॉडी के लिए निकालना नहीं आता था। तब हम क्या करेंगे? एक छोटा सा मास कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस छोटे से मास का वैल्यू है dm के बराबर, जो कि आपके एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? लेट अस सपोज x डिस्टेंस पर है। अब इस छोटे से एलिमेंट का आप इनर्शिया निकालोगे, और छोटे से एलिमेंट का जो ये इनर्शिया होगा दैट इज di, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है तो मैंने इनर्शिया में भी d लिखा है। di की वैल्यू यहां से आप निकालोगे x स्क्वायर इंटू dm के बराबर, ठीक है। ये छोटे से एलिमेंट का इनर्शिया है, इसी को दोनों तरफ अगर बेटा इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो इस पूरी रॉड का इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट निकल कर आ जाएगा। तो आप सबने पढ़ रखा होगा इनर्शिया का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm के बराबर, ये वाला फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा होगा। देखो मैं यहां पे तुम्हें डेरिवेशन नहीं करा रहा, मैं तुम्हें इस बात का फील दिला रहा हूं कि हम लोग कब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की बात करेंगे, राइट। बाकी इस चीज का फील तो मैं आपको विजेता लेक्चर में, या आप लोग क्लास 11th में है तो उदय बैचेस में, जहां भी आप मेरे से पढ़ेंगे, इस चीज का फील मैं आपको बार बार दिलाता जाऊंगा कि बेटा देखो ये काम एक बार में नहीं हो पा रहा, इसलिए हमने एक छोटा सा ये एलिमेंट माना है, फिर मैं इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर रहा हूं, राइट। इस चीज का फील मैं आपको आगे भी दिलाता रहूंगा। लेकिन अभी मेरा काम यह है कि आपके दिमाग में पहले ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स आपके दिमाग में मैं डाल दूं, उसके बाद मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का केवल उतना पोर्शन समझा दूं जितना हमारे साइंस यानी कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आइए एक बार उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सर फिजिक्स में कितना डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करने चल रहा हूं डिफरेंशिएशन का, राइट। देखो बेटा फिजिक्स में ना डिफरेंशिएशन का बहुत फंडामेंटल एप्लीकेशन फिजिक्स में आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स। देखो लिखने का तरीका होता है d बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब अगर ये डिफरेंशिएशन में x की पावर n का करूं, जो कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज में आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 के बराबर, राइट। अब यही एक फॉर्मूला है जिस पर बहुत ज्यादा समझ लो क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब इसी में अगर मैं n की जगह बेटा 1 रख दूंगा तो ये तुम्हारा बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x, x की पावर 1 भी x ही हो जाएगा। यहां पे रखेंगे 1 x की पावर 1 माइनस 1 यानी 0 होगा, तो इट विल बिकम 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 1 होता है। यानी कि अब आपके दिमाग में चीजें आ जानी चाहिए कि भाई x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? हमेशा 1 के बराबर। इस चीज का बहुत ज्यादा यूज हम लोग बेटा फिजिक्स में करते हैं। कहीं भी लिखा हो कि भाई t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में बता दो, तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। यहीं पर अगर मैं n की जगह पर बेटा 0 रख दूं तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 होता है। और मैं आपको बताऊं यहां पर भी आप n की जगह 0 रखोगे तो पता चलेगा यार 1 का डिफरेंशिएशन क्या है? 0 है। 1 एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है। वैसे भी आपको मैंने कहा था जब दो क्वांटिटीज हो और दोनों वेरिएबल हो, वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। और ये जो
सी है ये तो एक कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट वेरिएबल है नहीं भाई, कांस्टेंट तो चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 के बराबर। तो एक चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। यही एन की कोई और वैल्यू रख दी जाए, जैसे मान लो 2 रख दिया जाए, तो तुम्हारा बन जाएगा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कभी भी क्वेश्चन में बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको करने को बोला जाएगा, तो आप भी एन की जगह यहां पर 2 रखेंगे, तो इट विल बिकम 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन क्या बन गया तुम्हारा, 2x के बराबर। यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x के बराबर। सिमिलरली आपसे कहा जा सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3/2। अब x की पावर 3/2 का कैसे करेंगे भाई, जो भी बाहर होता है बेटा, जो भी पावर में होता है उसको पहले बाहर ले आते हैं, तो 3/2 बाहर आया, x की पावर में n-1 यानी कि 3/2 -1 के बराबर। तो 3/2 -1 आप एलसीएम लेंगे ना, तो इट विल बिकम 1/2, यानी कि ये तुम्हारा बन गया 3/2 x की पावर 1/2। बेटा इस तरह से कोई भी n की वैल्यू यहां पे रखा करके आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएशन, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -5/3। अब आपसे कहेगा इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे यार, जो पावर में है पहले उसको बाहर रख दो, तो माइनस का 5/3 बाहर हो गया, और x की पावर में हो जाएगा -5/3 -1 के बराबर, तो -5/3 ये रहा, एंड इट विल बिकम x टू दी पावर, एलसीएम लोगे बेटा तो इट विल बिकम -8/3। क्लियर? कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की जब बात करोगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला कौन सा है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, दैट इज n x टू दी पावर n-1। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ये चीजें यूज होंगी। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के केवल 2 फॉर्मूले आप अपने दिमाग में रखना, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बेटा cos x होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। d बाई डी एक्स ऑफ cos x, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन कभी भी कहा जाएगा तो माइनस साइन एक्स के बराबर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। मैं आपको बताऊं फिजिक्स में मोर देन 90%, 95% क्वेश्चंस में केवल यही 3 फॉर्मूला है जो यूज होता है, जिसमें मोर देन 70% में ये और 20% के आसपास ये वाले फॉर्मूले आपसे यूज में कभी लाए जा सकते हैं, यानी आपसे इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज जो छोटा सा और है आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन जब भी आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो आपको एक चीज और आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखा हुआ, यानी कि कोई भी 2 चीजों का प्रोडक्ट है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसे में बेटा तरीका बहुत सिंपल है। पहली वाला जो भी क्वांटिटी है उसको बाहर रख दो, ठीक है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। फिर इस बार हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, ठीक है, बीच में प्लस का साइन होगा, दूसरे वाले को बाहर रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि कितना होता है बेटा 2x के बराबर। यानी कि ये हमारा आंसर आ गया निकल करके कि सर एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, साइन का हो गया cos x, इस बार साइन को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x के बराबर। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में ही एक छोटी सी चीज और आती है, जब कभी आपको किसी चीज के रेशियो का यानी कि डिवीजन का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, है ना। हालांकि इनका यूज बहुत कम होता है, बट फिर भी कभी कभार यूज में आ सकता है। ऐसे में क्या करना है, जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको पहले यहां लिख देंगे, जो ऊपर वाला है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बेटा कितना होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, नीचे वाले को पहले लिखा है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया है माइनस, इस बार ऊपर वाले को लिखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा cos x के बराबर, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में नीचे जो कुछ भी लिखा है उसका होल स्क्वायर। यानी नीचे लिखा हुआ था आपका साइन x, तो ये बन जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या हुआ, कभी भी डिवीजन की बात करेंगे, नीचे वाला जो भी है उसको लिखेंगे, ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला टर्म लिखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर।
क्लियर है? ठीक है, तो ये मेन डिफरेंशिएशन के यार फॉर्मूले हैं। मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज में नहीं आता है, राइट? अब आ जाओ, हम लोग क्विकली मूव ऑन कर जाएंगे किस तरफ, हम लोग बढ़ेंगे इंटीग्रेशन की तरफ। लेकिन डिफरेंशिएशन का पहले मैं आपको एक यूज और बता दूं जो कि फिजिक्स में काम में आ जाता है, वो है किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, जैसे आपसे कभी भी कहा गया कि भाई मान लो दो चार्जेस हैं, इनके बीच का फोर्स है, तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है K टाइम्स Q1 Q2, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के बराबर। अब मैं आपसे कह दूं कि यार इन दोनों चार्जेस के बीच का ये जो फोर्स है, अगर ये फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, यानी कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं याद दिला दूं, आप ही के सिलेबस का क्वेश्चन है, उसमें बोला गया कि भाई एक क्यू चार्ज था और उस क्यू चार्ज को दो पार्ट्स में बांट दिया गया और ऐसा बांटा गया कि उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स हो गया। तो सर अब उन चार्जेस के बारे में आप बताएं, राइट? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने भी देखा कि भाई कैपिटल क्यू चार्ज को दो पार्ट में बांटा है और ऐसा बांटा है कि बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो हमने मान लिया भाई एक चार्ज क्यू हो गया, दूसरा वाला चार्ज हमारा क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो गया। ऑब्वियस है भाई, एक स्मॉल क्यू होगा तो बचा हुआ यही हुआ ना, क्यू माइनस क्यू। अब इन दोनों के बीच के फोर्स को मैक्सिमम करना है और इनके बीच के फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज K टाइम्स पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाई इनके बीच में जो भी डिस्टेंस हो बेटा, तो R मान ले रहे हैं डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। भाई फोर्स मैक्सिमम कैसे हो सकता है? फॉर मैक्सिमम फोर्स, अगर कोई भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपसे कही जाएगी तो आप उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करेंगे। यानी कि आप लिखेंगे कि भाई फोर्स का डिफरेंशिएशन चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? जीरो के बराबर। यानी dF बाई dQ शुड बी इक्वल टू जीरो। फोर्स का डिफरेंशिएशन चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए, अगर ये फोर्स मैक्सिमम है तो कोई भी चीज अगर मैक्सिमम है या मिनिमम है तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितने के बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब बात आई सर इसका डिफरेंशिएशन करना है, जो जो कांस्टेंट होता है बेटा उसको बाहर कर देते हैं। तो K बाई R स्क्वायर तुम्हारा बाहर हो गया, ये बन गया D बाई डी क्यू ऑफ ये बन गया स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और ये तुम्हारा बन गया स्मॉल क्यू का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सर एक चीज डाउट है सर, आपने चार्ज के रिस्पेक्ट में ही क्यों डिफरेंशिएट किया है सर, डिस्टेंस यानी आर के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किया? बेटा यहां क्वेश्चन में तुमसे बोला गया था एक क्यू चार्ज को डिवाइड किया है, यानी कि यहां वेरिएबल कौन हो सकता है? चार्ज का अमाउंट। चार्ज का अमाउंट वेरिएबल हो सकता है ना, डिस्टेंस तो फिक्स है। आपसे बोला गया कि भाई ये कैपिटल क्यू चार्ज को दो पार्ट में तोड़ करके यहां रख दिया, बताओ इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब हो सकता है? तो फोर्स के मैक्सिमम करने की वो बात आपसे कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस अपनी जगह पर फिक्स है। यानी कैलकुलस का काम तब आता है ना जहां पर दो क्वांटिटी हो, दोनों वेरिएबल हो। यहां पर वो दो क्वांटिटीज कौन कौन सी हुई? पहला उनके बीच का फोर्स, दूसरा हो गया चार्ज का अमाउंट, चार्ज, राइट? इसीलिए मैंने यहां पे लिखा बेटा dF अपॉन dQ। यहीं पर अगर हो जाता कि नहीं डिस्टेंस वेरिएबल है तो मैं dF अपॉन dR कर देता बेटा, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होगा, कांस्टेंट को हटा दो, वो सब जीरो में चला गया, काम खत्म उसका। अब कैपिटल क्यू कांस्टेंट था उसको बाहर करेंगे, स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q होता है। तो यहां से आप सबको ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि हाँ सर यहां पर जो चार्ज होता है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। सेम क्वेश्चन मैंने विजेता क्लास में करवाया भी था चैप्टर 1 में, राइट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन की तरफ में ले चलता हूं। यानी इंटीग्रेशन के बारे में पहले मैं बता दूं कि कितना इंटीग्रेशन तुमको आना ही आना चाहिए, राइट? तो इंटीग्रेशन में देख लो यार क्या है। इंटीग्रेशन में सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो फिर से है x की पावर n का इंटीग्रेशन, जो कि होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है। अब इसी में सिर्फ n की वैल्यूज डालनी है। अगर मैं n की जगह पर 1 रख दूंगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड दैट विल बी x टू द पावर 2 बाई 1+1
1 2 हो जाएगा, यहां भी 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है, t स्क्वायर बाई 2। ये सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला आपको मिला। यहीं पर n की जगह पर तुम 2 रख दोगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर dx। अब देखो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो 2 + 1 यानी क्यूब होगा, तो इट विल बिकम x⁻³ डिवाइडेड बाई 3। सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, n की वैल्यूज केवल आपको सब्सटीट्यूट करनी है, फॉर्मूला में रखना है और आपको आपके नए नए फॉर्मूलेज ऐसे मिलते चले जाएंगे यार, ठीक है। यहीं पर अगर मैं n की जगह पर 0 रख दूं, n की जगह पर 0 रख दूं तो इट विल बिकम x⁻0, और किसी की भी पावर 0 कितना होता है भाई, 1 के बराबर। सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर भी दे तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहां भी आप 0 रखो यार, तो आप सॉल्व करके देखेंगे कि dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x के बराबर। dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x के बराबर, राइट। तो ऐसे ही x dx का इंटीग्रेशन x²/2 था, dx का इंटीग्रेशन x है। आपसे कभी भी कहा जाए dt का इंटीग्रेशन करना है भैया, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। आपसे कहा जाए dq का इंटीग्रेशन करना है, दैट विल बी इक्वल टू q, ठीक है। ये सब इसी वाले फॉर्मूले से आ रहा है, यही वाला एक फंडामेंटल फॉर्मूला है जो बार बार यहां पर काम में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आपसे कहा जाए x⁻³ है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, सो दैट विल बिकम x⁻³ + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 के बराबर। यही वाला फॉर्मूला बेटा मैंने सीधे सीधे यूज किया है, दैट्स इट, है ना। 3/2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यार, 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आएगा, सो इट विल बिकम 2/5 x⁻5/2। देख लो स्टेप बाय स्टेप, आप अपने हिसाब से एलसीएम लेकर के इसको अलग से सॉल्व कर लो, फिर वैल्यू उठा के रख देना अगर आपको इस चीज में दिक्कत है तो, है ना। मैं एकदम फंडामेंटल लेवल पर आपको बता रहा हूं चीजें, ठीक है, समझना बेटा आपका काम है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, x⁻⁻7/3 + 1 डिवाइडेड बाई -7/3 + 1 के बराबर। तो ये वैल्यू आएगी, x की पावर में एलसीएम लोगे तो ये बनेगा -4/3, यहां भी आएगा -4/3। तो इस तरह से यार इंटीग्रेशन यूज में आता है। अब इंटीग्रेशन का जो अगला फॉर्मूला है वही ट्रिग्नोमेट्री वाला, कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कैसे आएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा -cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है भाई sin x, ठीक है। ये दो फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए साइंस में, यानी कि फिजिक्स में इसका भी यूज जो है आ जाया करता है। सबसे ज्यादा यूज इसका आएगा, उसके बाद थोड़ा मोड़ा यूज बेटा इसका भी आएगा। अब इंटीग्रेशन की मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं। इंटीग्रेशन बेटा दो तरह का होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यही था जिसमें कोई भी लिमिट नहीं दी थी, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें लिमिट दे दी जाती है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई x² का आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन 0 से लेकर के 1 तक करना है। सबसे पहली बात ध्यान से बेटा सुन लो, लिमिट हमेशा किसकी होती है, इस वाले टर्म की। यहां पर d के साथ जो लिखा होगा उसकी लिमिट होती है, यानी कि ये x की मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक है, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर के बेटा 1 तक है। तो x² का इंटीग्रेशन आप कहेंगे सर सिंपल है, इट इज x³ और इसमें लिमिट लगेगा फ्रॉम 0 to 1, जो यहां लिखा था वही हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें अंदर जो भी कांस्टेंट दिख रहा हो उसको बाहर कर देना, तो अंदर बच जाएगा x³, लिमिट लगेगी 0 से लेकर 1। तरीका बहुत सिंपल है, इस x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 1 का क्यूब बनेगा, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे और उसका भी अपना क्यूब हो गया। तो आंसर तुम्हारा निकल कर आ गया 1/3 के बराबर। सिमिलरली आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि भाई साइन x है, इस साइन x का इंटीग्रेशन करना है, वो भी 0 से लेकर के π/2 तक। सर अब इसको कैसे करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन होता है बेटा -cos x के बराबर, अभी मैंने आपको बताया, उसमें भी लिमिट लगेगा 0 से लेकर π/2 तक के बराबर। माइनस को बाहर कर देते हैं तो ये बन जाएगा cos x और लिमिट लगेगी 0 से लेकर π/2 तक के बराबर। माइनस बाहर ही पड़ा हुआ है, अपर लिमिट रखेंगे बेटा तो ये बन जाएगा cos π/2, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, 0 बन जाएगा। देखो cos 90 जो होता है बेटा वो 0 होता है, cos 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया, +1 के बराबर। कहने का मतलब बेटा बड़ा सिंपल सा है कि यार
अगर कभी भी लिमिट्स दे दी जाएंगी तो बस पहले आप इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। देखो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपने अभी तक फिजिक्स में कहीं पर भी यूज किया हो, चाहे चैप्टर 1 में, 2 में, 3 में या आगे आने वाले चैप्टर्स में, जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सताए, इस वाले वीडियो को एक बार देख लेना। ड्यूरेशन हो चुका है लगभग 23 मिनट का। इन 23 मिनट में आप लोग बड़े आराम से, बहुत फंडामेंटल मैनर में आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को समझ पाओगे। ठीक है, इनको समझ पाओगे। हल्का सा एक एप्लीकेशन में आपको और बता देता हूं कि अगर जैसे मान लो बेटा कोई भी एक ग्राफ दे दिया गया, यहां पर कुछ ना कुछ दिया गया होगा क्वांटिटी और कुछ ना कुछ यहां दिया होगा। कभी भी इस ग्राफ का, मान लो ये ग्राफ तुम्हारा कुछ भी ऐसे बना हुआ है, मान लो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर जब भी आप dy बाई dx निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन इस ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और कभी भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन y dx, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमेशा बेटा एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो कई बार इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है, राइट। तो इन चीजों पर जितने भी आपको अब क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, वहां पर ये बात ध्यान रखना कि जितना मैंने ये फंडामेंटल आपको बताया है, बाकी विजेता बैच में जहां भी कैलकुलस आएगा मैं आपको समझाता रहूंगा। लेकिन ये जो बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, जो बहुत फंडामेंटल ये फॉर्मूला हो गया, बहुत फंडामेंटल ये वाला फॉर्मूला हो गया, तो एटलीस्ट ये चीजें बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और भी कोई ऐसा टॉपिक जो आप ऐसे ही 10-15 मिनट के अंदर में मुझसे समझना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हूं, राइट। मिलेंगे अगले सेशन में, यानी कि विजेता लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। ट्रिपल एस आर्मी, आप सभी ही, मतलब आप सभी पर मुझे इतना भरोसा है कि आप सब लोग जी जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत कर रहे होंगे और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में मचाओगे, बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ के आओगे, ठीक है। तो यार ये उम्मीद भाई खाली मत जाने देना, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।